हेलो एवरीवन। मेरा नाम आनंद कुमार है और आज मैं आप सबों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑडिट 23 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। इसे और सरल भाषा और आम लोगों की भाषा में हम कहें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कब हमें एक सूट को, इस टॉपिक को, क्या पर्पस है, क्या मुद्दा है, क्या पढ़ने से क्या ऐसा हमें जानकारी मिलेगा जो हमारे बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ये पिक्चर में कब आता है ये टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ से परेशानी हुई, आपने सूट दायर किया उस परेशानी के रिगार्डिंग में। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 का किसी से लेना है, 10,000 रुपये किसी से लेना है, आप वो दे नहीं रहा है, तो इस रिगार्ड में आपने सूट फाइल किया। पर अब ऐसा हुआ कि आप आपके घर से कोर्ट रूम की दूरी, फिर वकील साहब को हायर करने का खर्चा, फिर किसी डेट पे जाने का खर्चा, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि 10,000 का आपका हर्जाना मिलेगा यदि आपको मिल जाए तो। पर जो और सारे एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 से कहीं ज़्यादा है। कोई अभी के लिए मान लेते हैं शायद वो 20,000 है। तो ऐसे हालातों में क्या आपको सूट को परस्यू करना चाहिए? तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं, ऐसे क्या मतलब एक फुल पिक्चर क्या है ताकि आप वेल अवेयर डिसीजन ले सकें। क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? यदि कंटिन्यू नहीं करना चाहते तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये सारे राइट्स के बारे में ऑर्डर 23 बात करता है। यदि ऑर्डर 23 का ब्रॉडर आउटलाइन हम देखें तो ऑर्डर 23 में ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, और एक बार हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेयर एक्ट प्रोविजन का, फिर उसको हम तोड़ कर बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप हमारे समझने के लिए हैं और उसको किस ऑर्डर में समझना चाहिए। तो आइए पहले हम इसका बेयर एक्ट का प्रोविजन देखते हैं। तो ऑर्डर 23, इसका चैप्टर का टाइटल है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। अब इसमें जो है टोटल 4 रूल है। वन, पहला जो कि विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम की बात करता है। फिर 1A, ये सब बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं, जो कि व्हेन ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंटिफ्स में बी परमिटेड। फिर सेकंड है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। थर्ड है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। थर्ड 3A है बार टू सूट, और 3B नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ कोर्ट। फिर फोर्थ है प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज नॉट अफेक्टेड। अभी हम ब्रॉडर आउटलाइन में जाते हैं। ये जो अमेंडमेंट्स के थ्रू जो आए हैं फिलहाल उससे हम कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करते हैं। तो ब्रॉडली हम देखें तो 4 रूल हैं, और बाद में जो अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं वो 1A है, 3A है और 3B है। अब इन 4 रूल में फर्स्ट रूल जो है उसमें बात किया गया है अबेंडनमेंट ऑफ सूट और विड्रॉल ऑफ सूट की। ठीक है। रूल 1 के अंडर टोटल 5 प्रोविजन है, 5 प्रोविजन उसके मतलब सब रूल है। जैसे ये ऑर्डर 23 है, इसमें रूल 1। अब जो 1 के अंडर में 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 2, इस तरीके सब रूल 3, 4, 5 चला जाएगा। अब ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है 23, 4 रूल्स, रूल 1 में 5 सब रूल। अब पहले हम लोग ऑर्डर 23 रूल 1 के पांचों सब रूल को कवर अप करते हैं। उसमें हम लोग कवर अप करेंगे अबेंडनमेंट और विड्रॉल ऑफ द सूट। आइए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है कि अब ऑर्डर 23 में जैसे हमने देखा 4 रूल थे। चार रूल में जो पहला है रूल 1, वो 2 चीज़ को कवर अप करता है, अबेंडनमेंट और विड्रॉल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है टॉपिक वाइज टॉपिक। इसमें इस ऑर्डर 23 में आपके 3 ब्रॉड टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं, अबेंडनमेंट, विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज। जिसका मतलब है कि आप कभी सूट को त्याग दें, छोड़ दें, तब क्या होगा, या फिर कभी आप विड्रॉ करना चाहें तब क्या प्रोसीजर रहेंगे, कैसे उसको डील करेंगे। फिर लास्ट में है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ यदि आपको अब पार्टी के साथ ही कुछ समझौता हो जाए कि चलो इस तरीके से हम सूट को अब बंद कर सकते हैं, यदि कुछ आपस में ही बात बन जाए, तो उस सिचुएशन में आप कैसे सूट में कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट रूम से अपना सूट खत्म करवा सकते हैं। अब ऑर्डर 23 रूल 1 को हम देखते हैं, जिसमें 5 रूल है, जिसमें हम 2 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, अबेंडनमेंट एंड विड्रॉल। तो पहला है अबेंडनमेंट ऑफ सूट। अब इसके डायरेक्ट प्रोविजन को पहले हम पढ़ते हैं, विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। अभी हम रूल 1 के अंडर जैसा हम पढ़े थे 5 सब रूल है, तो अभी हम अबेंडनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अबेंडनमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं।
At any time after the institution of a suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon a part of his claim, provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom the provisions contained in rules 1 to 14 of order 32 extend, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court. अब इस प्रोविजन के अंदर दो बातें की गई हैं। पहला कि कोई भी सूट जो है तब अमेंडन हो सकता है जब उस सूट का इंस्टीट्यूशन हो जाए। फर्स्ट ही लाइन में लिखा गया है एट एनी टाइम, मतलब आप कभी भी कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं? आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एक बार जब सूट का सूट फाइल हो जाए तब आप कर सकते हैं। प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, किसी एक के अगेंस्ट भी या उस सूट में जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उन सारे के अगेंस्ट भी अबेंडन हिज सूट और अबेंडन ए पार्ट ऑफ हिज क्लेम, या तो वो पूरा का पूरा सूट ही अबेंडन कर दे, उसको परस्यू नहीं करे, या फिर उसके कुछ पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल एक सूट में आपने 2-3 क्लेम किए हैं तो उसमें से एक ही क्लेम आप परस्यू करते हैं, बाकी 2 क्लेम को छोड़ देते हैं, तो वो अबेंडन माना जाएगा। अब प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ इज ए माइनर, अब इसमें माइनर और ऑर्डर 32 के अंदर में जो लोग भी कवर अप हो रहे हैं उनके रिगार्ड में बात किया गया है। अब ऑर्डर 32 जो है वो बात करता है माइनर और अनसाउंड पर्सन्स की। सो ये एक ऐसे क्लास ऑफ पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इनके द्वारा जो सूट्स फाइल होते हैं वो किसी नेक्स्ट फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के थ्रू फाइल होते हैं। अब इनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में क्या बताया गया है कि ये यदि सूट विड्रॉ करना चाहें या अबेंडन करना चाहें तो कब कर सकते हैं। तो इनके रिगार्ड में कुछ लीगली इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। अब ये प्रोटेक्शन की जो बात है, पहला तो ऑर्डर 1 रूल 1 के अंडर में ही है, जब एक्सटेंड नीदर द सूट, मैं सब रूल 1 के लास्ट लाइन को पढ़ रहा हूँ, नीदर द सूट नॉर एनी पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबेंडन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो यदि वो अबेंडन करना चाह भी रहे हैं, मतलब माइनर या अनसाउंड पर्सन अपने सूट को अबेंडन करना चाह रहे हैं, तब भी उन्हें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब वो तो खुद तो सूट दायर नहीं किए होंगे, वो किसी फ्रेंड के थ्रू दायर किए होंगे, तो उस फ्रेंड को या फिर फ्रेंड किसी वकील को हायर किया है तो उस वकील साहब को कोर्ट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो अपने सूट को अबेंडन कर सकते हैं। अब सब रूल 2 में देखते हैं क्या लिखा गया है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर द प्रोवाइजर टू सब रूल 1 शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। अब बोला जा रहा है कि जब भी वो अबेंडन करेंगे उन्हें एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। उस एफिडेविट में उन्हें सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सूट आप क्यों अबेंडन कर रहे हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द माइनर और द अनसाउंड पर्सन। साथ ही साथ प्लीडर बोले तो वकील साहब को उन्हें एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ये एक्सप्लेन करते हुए कि ये अबेंडनमेंट ऑफ सूट माइनर या अनसाउंड पर्सन को कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आते हैं, अब इन्हीं चीज़ों को मैंने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेंडनमेंट ऑफ सूट, मतलब यदि आप सूट को अबेंडन कर देते हैं तब क्या क्या उसके नतीजे हो सकते हैं। किसी कॉज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर पे एक सूट फाइल करते हैं, उसको अबेंडन कर देते हैं, तो उस सब्जेक्ट मैटर और कॉज ऑफ एक्शन पे आप दोबारा फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, ये दूसरी आपकी लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी। अब अगला क्या है, और मैंने बाकी जो 2 पॉइंट्स है वो सेम है जो मैंने पहले बताया कि यदि आप अनसाउंड पर्सन या माइनर के बिहाफ में आपने एज ए फ्रेंड सूट दायर किया, आप उसे अबेंडन करना चाहते हैं तो आपको एक एफिडेविट में लिख कर देना होगा कि ये जो अबेंडनमेंट है ये कैसे बेनिफिशियल होगा माइनर या अनसाउंड पर्सन के लिए। साथ ही साथ कोर्ट से परमिशन भी लेना पड़ेगा और अटॉर्नी वकील साहब को उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा एक्सप्लेन करते हुए कि ये कैसे बेनिफिशियल है। अब ये रहा अबेंडनमेंट ऑफ सूट। अबेंडनमेंट सिंपली बहुत ही साफ और आसान भाषा में समझे कि आप जो सूट है वो आप परस्यू नहीं करना चाहते हैं, उसे त्याग दे रहे हैं, उसे मतलब उसका एक अंत कर रहे हैं। ठीक है, और उसके मैंने सारे प्रोसीजर्स बता दिए कि आपको क्या लायबिलिटी हो सकती है और अपना जो केस है वो उठा लेना है। अब उसको आगे परस्यू नहीं करना है, वजह चाहे कुछ भी रहे। अब यहाँ पर जो आपके चाहे वजह कुछ भी, पर यहाँ पर जो आपको प्रूफ दिखाना क्या होगा, मतलब शो करना होगा एक्चुअल में, वह है कि मैं एक बार इसके डायरेक्ट के लैंग्वेज को पढ़ता हूँ। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that a suit must fail by reason of some formal defect, or that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of suit or part of a claim. It may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of the claim. तो बोल रहा है where the court is satisfied. Now here the जो satisfaction word है वो जुडिशियल सेटिस्फेक्शन के रिगार्ड में देखना है कि आपको ड्यूली प्रूव करना है कुछ चीज़ें।
अब कैसे ये प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कब वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जब आप दिखाएं कि आपके सूट में कोई फॉर्मल डिफेक्ट है या फिर कोर्ट को ये प्रूव कर पाए कि देर इज सफिशियंट ग्राउंड जिसके कारण आपको अलाउ कर देना चाहिए कि आप सूट को विड्रॉ कर लो। अब विड्रॉल की जब भी बात होती है, यहाँ पर दो तरह के विड्रॉल होते हैं, एक क्वालिफाइड विड्रॉल और दूसरा नॉन क्वालिफाइड विड्रॉल। अब ये क्वालिफाइड विड्रॉल कहने का क्या मतलब है? क्वालिफाइड विड्रॉल का मतलब है कि आप कोर्ट से एक परमिशन ले सकते हैं कि मुझे इस कॉज ऑफ एक्शन पर, इसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर जिस पर मैं अभी सूट को विड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर मुझे दोबारा से सूट फाइल करने का मौका दिया जाए। तो जब कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करती है कि ओके यू कैन विड्रॉ द सूट विद द कंडीशन ऑफ फाइलिंग ए फ्रेश सूट अगेन, तो ये जो कंडीशन लग गई, इसे हम कहते हैं, ये जो ऑर्डर पास हुई ये इस कंडीशन के को क्वालिफाई करते पास हुई। सो दिस इज कॉल्ड ए क्वालिफाइड विड्रॉल। द ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ योर परमिशन टू फाइल ए फ्रेश सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, इसलिए इसे हम कह रहे हैं क्वालिफाइड विड्रॉल। द विड्रॉल इज विद द कंडीशन टू फाइल ए फ्रेश सूट। ओके। अनक्वालिफाइड विड्रॉल क्या है कि उसमें आप परमिशन या तो आपको ग्रांट नहीं हुआ है या फिर आपने परमिशन सीख ही नहीं किया था विड्रॉल करते समय कि आप इसी सब्जेक्ट मैटर, इसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा सूट फाइल करना चाहते हैं। सो दिस इज क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड विड्रॉल। अब विड्रॉल जब भी होगा वो उस समय आपको क्या शो करना होगा, ऐसे क्या वजह रहेंगे जिसके कारण आप अपना सूट कोर्ट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला वजह तो ये है कि आपके सूट में कुछ फॉर्मल डिफेक्ट थे। अब ये फॉर्मल डिफेक्ट क्या थे वो हम आगे देखेंगे, और या फिर दूसरा चीज़ कि ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड आप प्रूव करें जिससे कि कोर्ट आपको अलाउ करे कि आप सूट को विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो ग्राउंड्स मैं बता रहा हूँ, फॉर्मल डिफेक्ट और सफिशिएंट ग्राउंड्स, ये दो कंडीशंस हैं जिस सिचुएशन में आपको क्वालिफाइड विड्रॉल प्राप्त हो सकता है। मतलब कि आपको इस परमिशन के साथ विड्रॉल प्राप्त होगा कि आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्मल डिफेक्ट क्या होता है, फॉर्मल डिफेक्ट और सफिशिएंट ग्राउंड के मीनिंग को देखते हैं। तो फॉर्मल डिफेक्ट्स आर लाइक लैक ऑफ जस्टिस, मतलब ऐसे कुछ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है। अब ये कैसे इरेगुलरिटी है कि जैसे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर आता है, जहाँ पर यदि आप कॉज ऑफ एक्शन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करते तो इसका कॉन्सिक्वेंस होता है ये है कि आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जब रिजेक्ट होता है तो यू हैव द ऑप्शन टू फाइल ए फ्रेश सूट। अब जब फ्रेश सूट जब बात आती है तो आपको फ्रेश कोर्ट फीस भी लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सीवियर हो जाता है कि आपको एक फ्रेश मतलब फिर से पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मल डिफेक्ट्स के एग्जांपल है कि जुरिसडिक्शन नहीं है या फिर अंडर वैल्यूज। पर इन फॉर्मल डिफेक्ट्स में ऐसे सिचुएशंस को नहीं कवर अप किया जाएगा जिससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस जुडिकाटा या फिर लिमिटेशन, कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो बार्ड है लिमिटेशन पीरियड से, और आप बता रहे हो ये फॉर्मल डिफेक्ट है। जिस सूट का आज लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड है वो सूट कल के डेट पर वो कैसे उसका लिमिटेशन पीरियड वापस से रिवाइव हो सकता है? तो उसी तरह यदि रेस जुडिकाटा किसी कॉज ऑफ एक्शन या फिर इशू पे लग रहा है आज के डेट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कल के दिन वो रिमूव हो जाए। सो ये सारे फॉर्मल डिफेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फॉर्मल डिफेक्ट्स की कैटेगरी में क्या आएंगे, जैसे जुरिस्डिक्शन है विच इज क्यूरेबल इन नेचर। इट शुड नॉट बी दैट इट इज द क्यूरेबिलिटी इज लॉस्ट, वो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो एमेंडेबल है ही नहीं। तो यदि क्यूरेबल डिफेक्ट है तो आप उसको रेक्टिफाई करके उसी समय आप परस्यू कर सकते हो केस को, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस परमिशन के साथ विड्रॉ कर सकते हो कि आपको फ्रेश सूट फाइल करने का मौका दिया जाए। फिर अब आता है सफिशिएंट ग्राउंड्स। सफिशिएंट ग्राउंड्स क्या है कि लाइक नेगोशिएशन गोइंग ऑन आउटसाइड द कोर्ट, कि आपका बाहर में, कोर्ट के बाहर ये समझौता चल रहा है कि जो भी आपके मैटर इशू थे उसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोग एग्रीमेंट में आने की कोशिश कर रहे हो, बट इट हैज़ नॉट अटेंड द फाइनलिटी, and that's why, and maybe the condition is कि in case if you withdraw it, in case if you withdraw the suit then we can come into certain agreement। तो इस ये आप एप्लीकेशन लगा के आप अपने सूट को विड्रॉ कर सकते हो कि also you will be granted a permission to file a fresh suit in case the agreement fails। So these are the formal defects and sufficient grounds, these are the regions in which situation
If you prove this sufficient ground of formal defect, then you may be granted the permission to file a fresh suit. Now we will see the consequences of withdrawal. यदि सूट को विड्रॉ करते हैं तो क्या फिर उसके नतीजे होते हैं. Withdraws from a suit or part of a claim without the permission, he shall be liable for such cost as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter. जैसा कि मैंने बताया कि आपको मे बी कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा कि जो सामने वाली पार्टी को हुआ है इनकर, उस रिगार्ड में आप पर वो जो सारी कॉस्ट की लायबिलिटी आप पे फॉल होगी. साथ ही साथ आपको उस सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा सूट फाइल करने से बार किया जा सकता है, रोका जा सकता है. और दैट्स इट. तो ये था अबेंडनमेंट और विड्रॉल ऑफ सूट. अब आते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, जो कि ऑर्डर 23 रूल 3 से कवर्ड अप है. 1 पढ़ा हमने, 2 ऑर्डर 23 रूल 1 हमने कवर अप कर लिया, जिसमें हमने अबेंडनमेंट और विड्रॉल कवर अप किया. और अभी हम ऑर्डर 23 रूल 3 पर है. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे कवर अप कर रहे हैं. तो ऑर्डर 23 में हमने रूल 1, जिसमें सब रूल 1, 2, 4, 5 और रूल 1, 3, 4, 5 सब रूल 3, 4, 5 को कवर अप किया, जिसमें रूल 1 के अंडर में 1, 2 जो है अमेंडमेंट की बात करते हैं, और 4, 5 में उसके साथ साथ जो कि मैंने बात किया सब रूल 4, 5 में हमने बात किया कि कब प्लेंटिफ को बार किया जा सकता है दोबारा सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन और सब्जेक्ट मैटर पे सूट फाइल करने से, और कब उन्हें जो भी एक्सपेंसेस सामने वाली पार्टी की हुई है उन्हें बेयर करना पड़ेगा. अब आते हैं हम लोग फाइनल लास्ट टॉपिक पे, कॉम्प्रोमाइज, जो कि रूल ऑर्डर 23 रूल 3 में दिया गया है. तो कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, अब इसे रूल 3 एंड 3 एक कवर अप करता है. इसके पहले हम बेरेक्ट प्रोविजंस को देखते हैं. इसमें क्या मेंशन है. रूल 3, where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties, or where the defendant satisfied the plaintiff in respect to the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject matter of the suit. अब इसमें जो ध्यान देने के लिए बात है, पहला जो है मैंने हाईलाइट कर रखा, where it is proved to the satisfaction of the court, so it should be the judicial satisfaction first of all, that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise, कि जो सूट है वो अग्रीमेंट के तहत या कॉम्प्रोमाइज के तहत, जो कि राइटिंग में और साइंड बाय द पार्टीज है, ये सारे कंडीशंस हैं उसमें, और उस या तो कम्प्लीटली जो भी सब्जेक्ट मैटर जो भी इशू में था वो कम्प्लीटली या फिर पार्सली उसे अग्रीमेंट के तहत कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है. और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइड द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, या फिर डिफेंडेंट ने इन जो भी उसके इशू थे या फिर जो भी उसके क्लेम थे उसके रिगार्ड में उसने सेटिस्फेक्शन अटेन करवा दिया है प्लेंटिफ को. तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी. कोर्ट शैल ऑर्डर सच अग्रीमेंट, द कोर्ट शैल ऑर्डर सच अग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन टू बी रिकॉर्डेड, जो भी उन्होंने अग्रीमेंट जो जिस भी अग्रीमेंट पे आए हैं उसे रिकॉर्ड पे लिया जाए, एंड शैल पास ए डिग्री, उसके बेसिस पे वो डिग्री पास करेंगे इन अकॉर्डेंस देयरविथ सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टीज टू द सूट, वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट. साथ ही साथ ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो सब्जेक्ट मैटर आपके इशू में था उसी के रिगार्ड में ही आपने अग्रीमेंट किया है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दे हैव रीच्ड टू एन अग्रीमेंट एंड regarding which the matter is an issue has been settled now. So they will submit their agreement in the court, and on the basis of that the court will pass a decree. I hope everybody knows it is the operational part that which comes into action, like if court grants someone to do something or to not to do something, so that is called the operational part, that is being regarded and that is brought in action. So that is the decree. Its definition is given under section 2 subclause 2 of the Code of Civil Procedure. Now, provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at. अब ऐसा होता है कि
उन पार्टीज में एग्रीमेंट आने के बाद उस एग्रीमेंट के रिगार्ड में अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पार्टी बोल रही है कि हाँ हम एग्रीमेंट में आए हैं, दूसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं हम एग्रीमेंट में नहीं आए हैं। तो इस सिचुएशन में इसके रिगार्डिंग यदि जो क्वेश्चन अराइज होता है तो कोर्ट फिर डील द कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में कोर्ट फिर डिसाइड करेगी, बट नो एडजर्नमेंट, और ये डिसाइड करने के दौरान कोई उन्हें एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिया गया है, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विच इज वॉइड और वॉइडेबल under the Indian Contract Act 1870 shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule। तो बोल रहे अब पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहाँ पर वॉइडेबल वाले दिए गए हैं। जैसे 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे वॉइडेबल हैं, जो कोर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करता है। पर ये सारे वॉइडेबल हैं, पर म्यूचुअल मिस्टेक जहाँ पर है वो फिर वॉइड है। तो जो भी एग्रीमेंट होगा वो इन लाइन विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, उसके वायलेशन में नहीं होगा। फिर 3A जो बात करता है बार टू सूट, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिग्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिग्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। इसे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिग्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिग्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। अब इस मान लो ऐसा हुआ कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ऑर्डर 23 रूल 3 के अंदर और फिर डिग्री पास होती है। आप उस डिग्री को चैलेंज कर रहे हो इस बेसिस पे कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ था वो अनलॉफुल था। यदि ऐसा होने लगे तब तो फिर किसी भी कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का अटेनमेंट ही नहीं हो पाएगा। आप पहले जिस बेसिस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और डिग्री उस पे फिर उसी को चैलेंज कर दे रहे हो कि उसके रूट्स को ही चैलेंज कर दे रहे हो। सो देयर विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ लिटिगेशन, इट विल नेवर कम टू एन एंड। So therefore, this provision has been added by amendment that no suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उस पर बार लगा दिया गया है। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट, एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फेक्शन आप इसमें देख रहे होंगे, और रूल 3 में यहाँ पर ये तीनों वर्ड यूज्ड है। Adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise writing signed by the parties where the defendant satisfied the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction, agreement, compromise और satisfaction to be recorded। तो इसी agreement, compromise और satisfaction का क्या मतलब है? तो इसे मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि यदि मैं बोलता हूँ कि आप मुझे अपना वॉच दो और इसके बदले में मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा, तो दोनों ये ऑब्जेक्ट हैं, हो सकता है दोनों, हो सकता है मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, फिर भी उस सिचुएशन में जब मैं ये कहता हूँ उन्हें मोबाइल की ज़रूरत थी और मुझे वॉच की ज़रूरत थी। सो व्हाट वी डिड, वी अग्रीड टू एक्सचेंज आवर product, like I have given my mobile and the other party has given me his watch. So these two things are different things, not of the same nature, have the different value, but what we did, we came to an agreement, we respected, or in a way we can say that we satisfied each other promise by exchanging the article. I have given my mobile for the satisfaction of his want, that so that he can give his watch. So there was an agreement, and for the satisfaction we exchanged our articles. And what is this? Compromise. And while in the process, though the value of those articles were not same, but as per our need and necessity of that situation, we made a compromise and we adjusted to this situation and compromised. Okay, I will give my mobile and you give your watch, because it was the demand of the situation, or as because of our necessity, because of any of the reason we made an agreement, and we entered into an agreement, we satisfied each other wants and adjusted to that situation. So this is the, in more or less we can say that कि इन तीनों का मतलब सेम है, बट इट इन डिफरेंट यूज्ड इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, उस एग्रीमेंट में आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एक एडजस्टमेंट कर रहे हो, और आप एक दूसरे के वांट्स को सेटिस्फाई भी कर रहे हो। अब
मैं बताने जा रहा हूँ incidences of compromise. What are compromise, satisfaction or adjustment in writing and signed, then the consent will be recorded and decree will be. यदि compromise होता है तो कोर्ट फिर क्या करेगी, आपके एग्रीमेंट को रिकॉर्ड करेगी और आप जो भी एग्रीमेंट है वो राइटिंग और साइंड में होगा, तो उस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उसके बेसिस पे डिक्री पास करेगी। इवन इफ द, अब मैंने पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट हो वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे हो जिस पे सूट चल रहा हो, वो किसी और सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपने 10,000 के लिए सूट फाइल किया था, अब हो सकता है कि वो अपना कुछ सामान ही आपको दे दे, जो कि जो सामान जो आपने दिया जिससे एग्रीमेंट हुआ वो शायद उस केस का वो पार्ट भी नहीं था। इवन देन द एग्रीमेंट हैज रीच्ड, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द कोर्ट विल रिकॉर्ड द एग्रीमेंट एंड पास द डिक्री। अब ये सारे लॉ एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ और इसके फिर हम लोग एप्लीकेशन हम लोग कुछ केसेस से देखेंगे। तो इन सम टोटल व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, क्या आज हम लोग किन टॉपिक्स को समझे हैं? हमने अबेंडनमेंट, विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज समझा। ये तीनों हमारे पास कब अराइज होता है सिचुएशन? ये तीनों तब अराइज होता है जब फॉर एग्जांपल आप सूट डाल दिए, एक बार जब सूट फाइल हो जाएगा उसके बाद ही ये तीनों सिचुएशन को आप तभी ऐसे सिचुएशन अराइज होंगे जब इसको आप इन राइट्स को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसा कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने सूट डाल डाल दिया पर आप उसको परस्यू नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, लाइक यू आर सिक, यू आर नॉट फिजिकली वेल, और देर इज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस यू कैन नॉट मैनेज, और the region has become redundant. It is now, it does not matter to you anymore, and because of that reason you do not want to pursue. आप आगे उसे प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं, आपके हेल्थ आपका तबीयत सही नहीं हो, या फिर पैसे की तंगी हो, या फिर जिस वजह से आपने सूट फाइल किया था वो वजह ही खत्म हो गई हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वजह चाहे जो भी रहे हो, पर अब आप क्या चाहते हो कि आपको इससे छुटकारा मिले, आपको शायद कोर्ट डेट पे ना जाना पड़े, और ये केस बस खत्म हो। आप तब इन सारे जो ऑर्डर 23 में दिए गए हैं, अबेंडनमेंट, विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज के इन सारे प्रोसीजर्स को आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपने केस को खत्म करने के लिए। पहला है अबेंडनमेंट, जहाँ पर आप सूट को त्याग ही दे रहे हो। यदि आप एक बार त्यागते हो, सो इट इज ए काइंड ऑफ you are exercising your right and giving a consent that I will not litigate on this matter in future. So this is the abandonment, कि आप अपने राइट को त्याग दे रहे हो कि अब मुझे ना अभी ना ही भविष्य में इस मैटर पे लिटिगेट नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि इन केस इफ यू फेल टू सेटिस्फाई, आप कोर्ट को यह कन्विंस करने में असक्षम है कि आप पे आपने जो ये केस दायर किया और जिससे सामने वाले पार्टी को जो भी परेशानी हुई उस रिगार्ड में आप पे क्यों कॉस्ट इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। तब ऐसा या यदि आप सेटिस्फाई करने में असक्षम रहते तो हो सकता है आप पर कोर्ट कुछ कॉम्पेंसेटरी फाइन भी लगाए ताकि सामने वालों को हर्जाना मिल सके। पर ऐसे सिचुएशन भी आप प्रूव कर सकते हो जिसमें कि आप बताएं कि दो माई राइट्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, माई राइट्स हैव बीन वायलेटेड, बट आई एम नॉट इन ए सिचुएशन टू परस्यू दिस मैटर effectively and therefore I wish to withdraw. In such genuine grounds, the court may allow you to abandon the suit and you may not be आप पे कॉस्ट जो है इम्पोज नहीं किया जाएगा। दूसरा है विड्रॉल का। विड्रॉल में क्या है कि आप परमिशन के साथ विड्रॉ कर सकते हो कि अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे और नहीं कर पा रहा हूँ क्यों, और उसमें आपको फॉर्मल डिफेक्ट या सफिशिएंट ग्राउंड आपको प्रूव करना होगा। इन्हीं दो चीज़ों को यदि आप सक्षम रहते हो प्रूव करने में, तब आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप विड्रॉ कर लीजिए। आपको आप चाहें तो फ्यूचर में इसी सब्जेक्ट मैटर, इसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप दोबारा से सूट फाइल कर सकते हैं। और फाइनली जो तीसरा है कॉम्प्रोमाइज, आप दूसरे पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट में आ जाते हैं कि हम लोग आपसी समझौते से इस केस को, इस मैटर को खत्म करते हैं, और जो भी एग्रीमेंट आते हैं उसको आप लिखित तौर पे कोर्ट रूम में जमा करते हैं और कोर्ट उस चीज़ को रिकॉर्ड करती है और उस पर डिग्री पास करती है। सो ये था पूरा ऑर्डर 23, जिसमें 3 ब्रॉड टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। अब इसके कुछ केस लॉ के देखते हैं। पहला है फॉर्मल डिफेक्ट के ऊपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वी राजेंद्रन वर्सेस अन्नासामी पांडियन में बोलती है
कि कौन-कौन से हो सकते हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, वो हो सकता है फॉर्मल डिफेक्ट के एग्जाम, जैसे कि इम्प्रॉपर वैल्यूएशन, या फिर आप सेक्शन 80 के अंडर में जहाँ पर गवर्नमेंट को आपको नोटिस देना पड़ता है उनके अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए, तो आप वो नोटिस नहीं दिए हैं इस कारण से, या फिर इनसफिशिएंट कोर्ट फी है, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मतलब सूट प्रॉपर्टी आपने गलत आइडेंटिफाई गलत मेंशन कर रखा है, या फिर गलत पार्टियों को जोड़ रखा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? हो सकता है अलाउ कर दे कि आप ये कर सकते हैं कि आपने जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी की है, जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करें और उसी समय आप प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सूट को विथड्रॉ कर लें और विद द कंडीशन दैट यू विल बी अलाउड टू फाइल ए फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट अलाउ कर देंगे। ये फॉर्मल डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स। दूसरा देखते हैं कि सफिशिएंट ग्राउंड का क्या मतलब है, केस वर्सेस कोकिला। तो इसमें इशू ये था कि बहुत सारे हाई कोर्ट ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि सफिशिएंट ग्राउंड और फॉर्मल डिफेक्ट वन एंड द सेम थिंग, मतलब दोनों का मतलब सेम है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लेजिस्लेचर का ये इंटेंट हो नहीं सकता कि उन्हें एक ही चीज बताने के लिए दो अलग अलग फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं। सो दे बोथ मीन टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर्मल डिफेक्ट इज विच गिवन अंडर द सीपीसी, और वो आप फुलफिल नहीं, प्रोसीजर इरेगुलरिटी है तो वो है फॉर्मल डिफेक्ट। सफिशिएंट ग्राउंड है एनी अदर ग्राउंड, तो विच इज कन्विंसिंग इनफ टू द कोर्ट, उन्हें लगता है कि अलाउ करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में सफिशिएंट ग्राउंड पर उन्हें अलाउ करते हैं सूट को विड्रॉ करना। अब आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट अंडर सब रूल 3 ऑफ ऑर्डर 23 रूल 1। तो अब ये क्या है कि आप रूल 3 में क्या कर रहे हो, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 में आप क्या कर रहे थे, आप विड्रॉ कर रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे। अब विड्रॉल जो है, क्या यह आपका एज ए मैटर ऑफ राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। Though you prove the formal defect or the sufficient cause, even then the court has the discretionary power to allow or not to allow to withdraw your suit. यहाँ पर जैसे लिखा है, द पावर टू अलाउ विड्रॉल ऑफ सूट विथ लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश वन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। मतलब डिस्क्रिशन इस रिगार्ड में, आप विड्रॉ तो कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है तो कि आपके फॉर्मल डिफेक्ट या सफिशिएंट ग्राउंड के प्रूव होने के बावजूद भी आपको ये अलाउ कर दे कि अच्छा ठीक है आप फ्रेश सूट फाइल कर लेना। सो द डिस्क्रिशन इज विथ रिगार्ड टू द allowing you to file a fresh suit or not granting the permission to file a fresh suit. So this was held in ये डिस्क्रिशनरी पावर बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रेयर फॉर लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट। यह केस है जोनाला सूरा रेड्डी वर्सेस टिटिया गुरु श्रीनिवासा रेड्डी। यह आंध्र प्रदेश का केस, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस है, जिसमें प्लेंटिफ फेल्स टू मेक ए स्पेसिफिक, यदि अपने सूट में आपने स्पेसिफिक प्रेयर ही मेंशन नहीं किया है कि आपको अलाउ किया जाए कि आप फ्रेश सूट इसी सब्जेक्ट मैटर पे फिर से कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है इंटरटेन नहीं करेगी, आपको अलाउ नहीं करेगी ताकि आप सेम सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा सूट को फाइल कर सके। तो आपको इस राइट को लेने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रेयर मेंशन करना होगा। So this was the entire video lecture of the on order 23.